बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम आमने सामने के साथ मैं आपका मेज़बान हाफ़िज़ अदीब मुश्ताक तकबीर स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सईद, जिनसे हम बात करेंगे क्रिकेट के मौजू पर। नाज़रीन, आज हमने जिन मौज़ूआत को अपनी बहस का हिस्सा बनाने जा रहे हैं उनमें से सबसे पहली जो बात है वो ये है कि थर में मरने वाले बच्चे जब वो भूख से बिलक बिलक कर मर रहे थे तो उनका ज़िम्मेदार कौन होगा। क्योंकि जो हमने पिछला प्रोग्राम किया था उसमें स्वीडन से हमारे कॉलर थे अब्दुल कयूम भाई। उन्होंने कहा था कि आप बात कर रहे हैं एपीएस में शहीद होने वाले बच्चों के और बाचाहान यूनिवर्सिटी में शहीद होने वाले बच्चों के, लेकिन आप बात नहीं कर रहे थर में जो बच्चे भूख से मरे हैं उन पर। लेकिन हमने उनसे वादा किया था कि हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। और अगर आज अब्दुल कयूम भाई आप देख रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि हमने थर में जो बच्चे भूख से मरे उन पर हम आज बात कर रहे हैं। और अगर उन पर बात करेंगे तो हमें थोड़ा सा जो है वो जानना पड़ेगा कि इसके जो पीछे क्या मुहर्रकात थे जिनकी वजह से ये बच्चे भूख की वजह से मरे और इनका ज़िम्मेदार कौन है। और हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में अपोजिशन और हुकूमत क्या जो जिस मुकमका का शिकार थे और जो सियासत मुकमका की जो थी चल रही थी, क्या उसका अब अंजाम होने ही वाला है और इस मुकमका की सियासत का क्या भांडा फूटने वाला है। और हम बात करेंगे कि दहशत गर्दों से मुकाबला करते हुए जहां सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो दहशत गर्दों का मुकाबला कर रही हैं, लेकिन पुलिस क्या डंडे सोटे के साथ इन दहशत गर्दों का मुकाबला कर सकती है या फिर नहीं। और आज हमारे टॉपिक का हिस्सा होगा कि वनडे सीरीज़ के बाद पाकिस्तानी कैप्टन और पाकिस्तानी टीम का मुस्तकबिल क्या है। क्योंकि T20 सीरीज़ हम जिस बुरी तरह से हारे और हमने देखा कि वनडे सीरीज़ में भी शिकस्त एक बार फिर पाकिस्तानी टीम का मुकद्दर बनी। और नाज़रीन, हमने चूँकि दरख्वास्त कर रखी है आलमे इस्लाम के अज़ीम रूहानी पेशवा जनाब साहबज़ादा पीर सुल्तान फ़याज़ुल हसन सरवरी कादरी से, और हमने उनसे दरख्वास्त किया कि चूँकि आज वो बेहद मसरूफ़ हैं, आज वो ओपन हार्ट सर्जरी के लिए भी जा रहे हैं और दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान उनके लिए दुआ गो हैं। और हमारी भी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें जल्द अज जल्द सेहतयाब करके वापस इन्हीं महफ़िलों की रौनक बना दे जहाँ जिन महफ़िलों को आज वो छोड़कर हॉस्पिटल जा रहे हैं। हमने उनसे दरख्वास्त कर रखी है कि वो भी हमारे प्रोग्राम में ज़रूर शामिल हो। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि वो अपनी मसरूफियात से वक़्त निकाल कर हमारे साथ ज़रूर शामिल हो। पाकिस्तान से हमने मुमताज़ तज्ज़िया निगार और सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं जंग और जियो ग्रुप के जनाब राजा रियाज अहमद रासिक साहब, उनसे दरख्वास्त की है वो हमारे साथ होंगे जब हम बात करेंगे। और अगर हम थर के हवाले से थोड़ा सा एक तायराना सी नज़र अगर डालें थर के हालात पर, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 1 लाख से ज़ायद बच्चे भूख की वजह से जो है वो 5 साल की उम्र में ही जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। और अगर हम सिर्फ थर की बात करें तो 2015 की बात करें तो उसमें से 1800 बच्चे अपनी ज़िंदगी की जो है वो बाजी हारे। और थर जहाँ पर शरह ख्वानदगी जो है वो ना होने के बराबर है और वडेरा सिस्टम जो है वहाँ पर काबिज़ है। नाज़रीन, अगर हम देखें तो 117 साल में थर में 47 टाइम 47 बार जो है वो कैद पड़ा और उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। जबकि थर सिंध के साबिक होम सेक्रेटरी जो हैं वो फरमाते हैं अदालत के सामने ये फरमाते हैं कि थर में जो है ये एक कुदरती आफत है और बाज़ दफ़ा ठंड की वजह से भी जो है वो लोग जो है उनके बच्चे जो हैं वो मारे जाते हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ पर एक शेर जो है वो पढ़ूँगा और हमारा प्रोग्राम इसी शेर के इर्द गिर्द जो है वो घूमता रहेगा कि रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया, चेहरा बता रहा था कि इसे मारा है भूख ने, हाकिम शहर ने यह कहा कि कुछ खा के मर गया। नाज़रीन, पाकिस्तान से हमारे साथ सीनियर तरीन जर्नलिस्ट जंग एंड जियो ग्रुप के जनाब राजा रियाज अहमद रासिक हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जब थर में ये बच्चे मर रहे थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो फेस्टिवल मना रही थी, और जब ये बच्चे भूख प्यास की हालत में थे तो सिंध के गोदामों में पड़ने वाली गंदम को कीड़े खा रहे थे। और फिर यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है ये किस मुँह से
किस मुँह से ये अवाम के पास वापस वोट लेने जाते हैं। लेकिन कमाल बात यह है कि अवाम वापस इन्हें वोट भी देते हैं। हम बात करेंगे जनाब मुकमका की सियासत पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान है। माजरत चाहते हैं, बात करेंगे जनाब राजा रियाज अहमद राज से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, सब क्या रखते ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। राज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। राज साहब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में जो मुकमका की सियासत इस वक्त जारी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्या वो सियासत मुकमका की सियासत का भांडा जो है वो फूटने वाला है, क्योंकि उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह के तेज़ और तुंद बयानात जनाब खुर्शीद शाह साहब की तरफ से आ रहे हैं और जो बयानात जो हैं वो कमरजमान कायरा की तरफ से आ रहे हैं और चौधरी निसार अली खान को डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं? क्या ये सियासत अब अपने मुकमका की सियासत क्या अपनी आखिरी सांस ले रही है? जी, ये बात सही है साहब आपकी कि अपनी जो मुकमका की जो सियासत है ये अपनी अंजाम की तरफ जा रही है और मौजूदा हालात मुल्क के इस तरह के हो रहे हैं कि यहाँ पे मुआशिफ और जरदारी की मुकमका जो थी वो उस हद तक थी, लेकिन अभी जो रेंजर ने वह इकदाम किए हैं MQM के और उसके साथ उसमें डॉक्टर आसम वाला केस है, ये बहुत सारा पेंडोरा बॉक्स खुला है। मगर उसको अभी तकमीयत जो है ना वो उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी के बाद जो है ना ये उसी केस के लिए मजीद बहुत सारे पेंडोरा बॉक्स खुलने वाले हैं। उसमें वो MQM है या पीपल्स पार्टी है, ज्यादातर तो ये इसमें मुतासर होने वाली है पीपल्स पार्टी। और ये जानिब बात है कि ये मुल्क के लिए बेहतर हो रहा है। ये जो मुकमका की सियासत में हमेशा इस मुल्क को दिल्ली की तरह चाहता है और इस मुल्क के लिए जद्दोजहद करना बड़ा मुश्किल है। इन लोगों के अपने मुफादात हैं जिनको ये तफसर देते हैं। अवाम गरीब अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये है कि इस वक्त जो हालात जा रहे हैं वो गरीब अवाम की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जा रहे हैं। ठीक, बिल्कुल आपने कहा कि मुकमका की सियासत जो है वो अपने अंजाम की तरफ जा रही है। इसमें डॉक्टर आसम के बाद जो माहौल में गर्मी पैदा हुई और अब उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी को इस मौके पर जाहिर करना जब खुर्शीद शाह और एतजाज़ हसन समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत ने मुस्लिम लीग नून पर जो है वो इल्ज़ामात लगाए हैं कि उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान को सिर्फ सिंध के लिए बनाया है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है? जी, ये बात सही है बिल्कुल। आजकल पाकिस्तान की सियासत जो है ना वो बहुत कुछ यहाँ पे होने जा रहा है और आइंदा 2-3 महीने जो है ना वो पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारे जो है इनकलाबात लेके आएगी और यहाँ पे ये बहुत सारे लीडर जो है कुछ अंदर जाएंगे, कुछ बिहाइंड द कर्टन चले जाएंगे। इस तरह की ये जो सियासत हो रही है ना, अब तो मेरा ख्याल है कि ये सारा निखर के आ रहा है कि जिन्होंने मुल्क को लूटा था, जिन्होंने मुल्क के लिए सारे मसले पैदा किए थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मंज़िल आम पर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अवाम, जिस अभी आप कह रहे थे कि अवाम फिर वोट नहीं देते हैं, लेकिन अवाम अब आंखें खोल रही है और मेरे ख्याल है कि शायद आइंदा मुश्किल हो जाएगा। ये अलग बात है कि वो चेहरे तब्दील करके ले आते हैं अवाम की हमदर्दी के लिए। पहले जरदारी साहब थे, अब बिलावल आ गए हैं। वो लोग तो अवाम यही कहते हैं कि बेनज़ीर साहब का बेटा है। ठीक, तो ये जो हमदर्दी है ना, इससे जो है ना ये अवाम का खलूस जो है ना वो में ये इस्तेमाल करते हैं, उनकी मोहब्बत को अपने रंग में ले लें। यानी अवाम की जो मासूमियत है वो थर के अवाम जहाँ पे शरह ख्वानदगी जो है वो ना होने के बराबर है। और सिंध के अगर हम बहुत सारे इलाकों को देखें तो वहाँ पर शरह ख्वानदगी जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। वडेरा सिस्टम जो है वो वहाँ पर अब तक काबिज है। एक बात और जो हम पूछना चाहते हैं कि खुर्शीद शाह के बयानात के बाद मौला बख्श चांडियों के बयानात और जारहाना अंदाज, लेकिन इस पर प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ की खामोशी मैनी खेज है। क्या समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, उनको कितनी सपोर्ट उनकी कितनी सपोर्ट चौधरी निसार को हासिल है? देखिए मियां साहब की बात तो ये कल जो परसों कौमी सतह का एक बड़ा अहम इजलास हुआ है जिसमें यह फैसला किया गया है कि ये जो कराची में रेंजर रहेगी और उस वक्त तक रहेगी जब तक कराची के हालात सही नहीं होते। ठीक, तो ये तो रेंजर के खिलाफ उन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की थी, फिर वो
वज़ीर आला को भी कहना पड़ा कि उज़ैर बलोच को मेरे लिए उन्होंने मुझसे इत्मीनान में लिया था गिरफ्तारी के मौके पर। तो ये वज़ीर आला अपना जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने इशारन कनाए जो है ना वो बता दिया है कि जो ऑपरेशन क्लीन अप या इस जो पाकिस्तान के नेशनल एक्शन प्रोग्राम है उसके खिलाफ कोई भी हो वो किसी सूरत में भी काबिल इग्नोर नहीं है। उसको हर सूरत कोर्ट में आना है और हर सूरत मुल्क के खिलाफ जिसने भी काम किया उनको उसका मजा चखना है। ये हकीकत है। उसमें ये भी नहीं है कि ये पीपल्स पार्टी का आज वक्त है, कल मुस्लिम लीग नून को नहीं पूछना, लेकिन आने वाला वक्त जो है ना वो मुस्लिम लीग नून के लिए भी टाइट आ रहा है। वो शायद आपको कुछ अर्से के बाद ही महीने 2 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा, आपको यहाँ भी कुछ नजर आएगी तब्दीली। आज जो मैं समझता हूँ कि नेशनल एक्शन प्रोग्राम जो है ना ये पाकिस्तान को बनाने के लिए बनाया, आवाम को कौम बनाने के लिए आया। तो इंशाअल्लाह ताला जो मुस्तकबिल है वो मायूस नहीं है। ठीक, आप कह रहे हैं कि मुस्तकबिल जो है, आप कह रहे हैं कि मुस्तकबिल जो है वो मायूस नहीं है, लेकिन अगर हम हालात का अगर जायज़ा लें और अगर हम देख रहे हैं कि यूं ही बातों में अगर ये बात कर लें कि थर में क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, हुकूमत है, और आपने आगा सिराज दुरानी का ये बयान भी सुना होगा कि वो अपने एमपीज़ के लिए पार्किंग भी बना रहे हैं, सलोन बनेंगे जेंट्स के लिए और ख़वातीन के लिए जो है वो बनेंगी, ब्यूटी पार्लर बनेंगे, पार्किंग एरिया होगा, बड़ी मराहत दी जा रही हैं जो उनके एमपीज़ हैं। लेकिन उसी सूबे से तल्लक रखने वाले, भूख से मरने वाले बच्चों के जो जिम्मेदार हैं, आप उनको किस नज़र से देख रहे हैं? सर मैं तो समझता हूँ कि ये बेसी की इंतहा है कि उनको ये नहीं पता कि जिन लोगों के वोट लेकर वो यहाँ आए हैं, अपनी मुराद लेते हैं, अपने मामलात जो है उन्होंने वो सीधे किए हुए हैं अवाम के लिए। घर के बच्चों के जो हालात है वो भी आपके सामने है, उनको भूख तक, वो रोटी तक मैसर नहीं है अवाम के लिए, बच्चों को अद्वियात तक मैसर नहीं है। तो इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है कि वहाँ बच्चे मारे हैं और वज़ीर आला और ये दूसरे मिनिस्टर कह रहे हैं जी कि हमें तो ये पता ही नहीं चला है, एक आध बच्चा फोत हो गया तो फिर क्या ये इसमें से। इससे कि ये बयानात जो है ना सर इनकी नेगलिजेंसी, मैं नेगलिजेंसी भी नहीं कहूँगी, इससे बड़ा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो बेहिस लोग हैं और शायद उन बच्चों में वो बच्चे जो भूख से मरे उनमें कोई भट्टो नहीं था, उनमें कोई जरदारी नहीं था, उनमें कोई मेमन नहीं था, या इसलिए शायद उन पर नज़र जो है वो बड़ी देर से पड़ी हुकूमती ऐवान की। जी बिल्कुल ये सही है, क्या गरीब आदमी का बच्चा उनके लिए बच्चा नहीं है। ठीक, बच्चे उनके जिस वो आपको याद होगा कि बिलावल जब कराची जा रहे थे तो प्रोटोकॉल में एक बच्चा जो है वो हॉस्पिटल जाते हुए फोट हो गए। तो वो मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि हमें बिलावल से ज्यादा किसी की जिंदगी अजीज नहीं। तो उनको बड़ा कंडेम्ड हुए, फिर ये आखिर में उनको तस्लीम करना पड़ा, बिलावल को जाना पड़ा। तो ये तब्दीली तो बहरहाल आ रही है, लेकिन ये जो सदियों से बिगड़े लोग हैं, खानदानी तौर पर सियासत में आ चुके हैं, तो वो उनको जरा थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक ये नेशनल एक्शन प्रोग्राम जो है ना ये इसको अगर तवज्जो दी जाएगी तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर नेशनल एक्शन प्लान पर अगर मनोअन अमल होता है तो ये तब्दीली जो है वो यकीनन जो है वो बनेगी। एक बात और करना चाहेंगे कि तो हम जब रिसर्च कर रहे थे कि पाकिस्तान में जब दहशतगर्दी जो है वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी है तो उनको रोकने के लिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो किस हद तक फ़ाल हैं। लेकिन हमने देखा कि जो पाकिस्तान की जो पहली रो है जिसमें पुलिस आती है वो आज भी जदीद हथियारों से जो है वो लेस नहीं है। लेकिन जब अगर हम देखें कि APS के वाक़या को देखें, बादशाह यूनिवर्सिटी के वाक़या को देखें, अगर हम देखें कि बन्नू की जेल ब्रेक हो, दहशतगर्द हमेशा एक मुनज़्ज़म सोच के साथ, एक प्लानिंग के साथ और जदीद हथियारों के साथ उन्होंने हमला किया। लेकिन हमारी फोर्सेस जो हैं वो आज भी डंडे सोटे से काम चला रही हैं। क्या समझते हैं कि अगर जहां करप्शन का बाजार गर्म है, अगर हम करप्शन को रोक कर क्या इन लोगों को जदीद हथियार देने के काबिल हैं? जी आप सब ये बात ठीक है आपकी। जैसे कि वो कहते हैं ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान, तो इनके अंदर वो दर्द नहीं है।
अगर वो दर्द होता तो उनको ये करप्शन बंद करके अपनी फोर्सेस को डेवलप करना और हाई लेवल पे उनको असला और दूसरी चीजें देनी होती है। लेकिन चूंकि ये जो अरबाब इख्तियार हैं इनकी इस्लाह नहीं हुई, मैंने इसीलिए बार बार नेशनल एक्शन प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ कि ये इस्लाह का पहलू है। इन्होंने जुदा और सजा और जुदा देना शुरू किया और ये जो है ना इस पे अमल होना है। इसमें ये नहीं है कि कोई अमल नहीं को रोक सकेगा, नहीं, ये जो है ये आर्मी चीफ जनरल रईल जो है ना उसकी रईल शरीफ साहब जो है ना उसकी निगरानी कर रहे हैं और ये अमल होना है। अवाम में उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है। ये किसी सूरत में नहीं ऐसा कि वो अमल ना होगा। ठीक ठीक है, इंशाल्लाह मुस्तकबिल बहरहाल सेव है, कुछ टाइम बहरहाल लगेगा। इन लोगों की इस्लाह जरा मुश्किल होगी, लेकिन जब तक 2-4 अंदर नहीं जाएंगे उस वक्त तक। लेकिन राय साहब आप कह रहे हैं कि लोगों की इस्लाह की 2-4 अंदर नहीं जाते, लेकिन हम जब भी देखते हैं कि जब हुकूमत जाती है तो 2-4 बाहर चले जाते हैं अंदर जाने के बजाय। हाँ, लेकिन अभी नहीं होगा, ये वक्त गुजर गया। ठीक, लेकिन सर अभी आपके सामने अल्ताफ सहन का मिसाल है। अल्ताफ सहन ने पाकिस्तान को किस तरह लेके जा रहे थे, आज वही है अल्ताफ सहन है, यहाँ पे साफ तक नहीं हो सकता। बिल्कुल बात सुनिए ना, आप ये सारी चीजें देखें ना। और अल्ताफ सहन इससे बड़े बड़े लोगों के अभी आप जरा देखेंगे इंशाल्लाह, मेरा ख्याल है मुझे कुछ चीजें ऐसे होती है कि दूध के अंदर रह के जरा गुफ्तगू करनी होती है। ठीक, इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको आइंदा महीने के अंदर कुछ बहुत सारी प्रोग्रेस मिलेगी, बहुत सारी प्रोग्रेस। ठीक है, आप इंशाल्लाह ताला मैं समझा पाकिस्तानी अवाम खुश हो जाएगी कि वाकई अल्लाह ताला ने इस मुल्क पर रहम किया और ये मुल्क बने ही जिंदा रहने के लिए, कायम रहने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया राज साहब, आप हमारे साथ थे, आपने हमें टाइम दिया। आप जंग और जियो ग्रुप के सीनियर जो हैं वो तजिया निगार हैं और सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। राजा रियाज अहमद रासिक साहब कह रहे थे कि आने वाला वक्त जो है वो बहुत रोशन मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, लेकिन अगर हम देखें तो हमें ये जानना पड़ेगा कि थर में मरने वाले बच्चों का अगर ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत खुद को नहीं समझती तो फिर उनका ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में उन्होंने फरमाया कि अगर फ़रात के किनारे एक कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसके क़यामत के दिन उसका जवाबदेह मैं होऊंगा, लेकिन यहाँ इंसानों पे इंसान मर रहे हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। यकीनन लम्हा फ़िक्रिया है और इस पर हमें बात भी करना होगी और सोचना भी होगी। हम अब बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरा हिस्सा जहाँ पे हमें बात करना होती है क्रिकेट पर, और क्रिकेट पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट जनाब मोहम्मद सईद भाई हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन इस दौरान अगर आलम इस्लाम के अजीम रूहानी पेशवा साहबजादा पीर सुल्तान फ़याज़ुल हसन हमारे साथ हमने दरख्वास्त कर रखी है, अगर उनके पास टाइम हो तो वो ज़रूर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। उनसे हम बात करेंगे कि वो नौजवान नस्ल जिसे इकबाल ने अपना शाहीन कहा था, उनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं जनाब पीर सुल्तान फ़याज़ुल हसन साहब को। उनसे बात करेंगे कि उनको क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं इस नौजवान नस्ल से। लेकिन अभी हम बात करेंगे क्रिकेट पर। मोहम्मद सईद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। वालेकुम अस्सलाम। सईद भाई, वनडे सीरीज़ भी हाथ से गई, T20 के हारने के बाद हमने सोचा था कि शायद वनडे में कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं, उम्मीद तो माशाल्लाह हमें भी थी और पूरी अवाम को हमारी उम्मीद थी कि जो वनडे जो होगी ओडी होगी उसमें पाकिस्तान की टीम अच्छी कारकर्दगी करेगी। हमारा यही है कि माशाल्लाह हमारा शायद टाइम हमारा बुरा चल रहा है मेरे ख्याल से। पाकिस्तान की टीम का भी शायद कहते हैं कि अब लगातार जितनी सीरीज़ हुई हैं ज़्यादा उसमें पाकिस्तान की टीम को शिकस्त हुई है। तो मतलब अब T20 हम लोगों को इतनी बुरी तरह शिकस्त हुई है। और जब पहले जब हम फर्स्ट वनडे हारे हैं हम उसमें ज़्यादातर जो था मेरे से हमारी बैटिंग बहुत नाकाम हुई उसमें, और जो हमारी बॉलिंग है उन्होंने स्टार्टिंग हमने बहुत अच्छा किया है। हमारी बॉलिंग जो फर्स्ट वनडे की बात कर रहा हूँ उसमें पाकिस्तान की बॉलिंग ने काफ़ी अच्छी स्टार्ट किया, जिसमें थे अनवर थे, उन्होंने भी बड़े अच्छे 2 उनके प्लेयर हैं, मैं उनको बोल्ड भी किया, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई। और उसके बाद मोहम्मद आमिर उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई। मतलब उसमें हमारा स्टार्ट अच्छा था। प्रॉब्लम हमें क्या हुई कि हम लोगों ने आखिर में मार खाई और जिनसे हमने मार खाई वो सारे टेल एंडर्स हैं। मतलब हम ये इसी से अफसोस सब ज़्यादा कि वकार विलियम्स जो हैं हमारे मतलब दुनिया के कितने मशहूर बॉलर हैं, दुनिया में उनका नाम है क्रिकेट वाइज,
तो मतलब वो अपने जब टाइम में जब वो बॉलर थे तो इसमें ज़्यादा मशहूर थे कि वो उनके जो यॉर्कर था वो बड़ा स्पेशली यॉर्कर बॉलर थे। वो मतलब यॉर्कर बड़े अच्छे अच्छे मारा करते थे, इनसे यॉर्कर मारते थे। और अब लास्ट जितनी आप सीरीज़ निकाल जब से मतलब वो कोच बने हैं, शायद जब वो याद होगा ऐसा कि कोई हमने हमारा किसी कोई ऐसा बॉलर हो जिसने बड़ा अच्छा यॉर्कर मारा हो तो प्लेयर को उन्होंने बोल्ड किया हो या आउट किया हो, क्योंकि उनका तो हमें यही फ़ायदा चाहिए ना। अगर हमारे एज अ बॉलर वो हमारे कोच हैं वकार यूनुस, तो हमें फ़ायदा जाना चाहिए कि उनका में कि हमारे बॉलर्स जो उनकी डेट बॉलिंग है वो अच्छी होनी चाहिए आखिर में जो बॉलिंग करते हैं। हम देखते थे कि जब वकार यूनुस और वसीम अकरम दोनों खेलते थे तो लास्ट 6 ओवर्स में ये बॉल करते थे तो इनकी शर्तें ऐसे लगता था जैसे शर्तें लगी हुई हैं कि एक विकेट उसने उड़ाई, दूसरी इसने उड़ाई, एक उसने उड़ाई, इस तरह ये बॉल करते थे। और तकरीबन 6 बॉल में ये इनका 4 तो यॉर्कर होता था। वही यही कहना कि टेल एंडर जब आते उस टाइम पे तो बड़े मशहूर थे कि टेल एंडर को बिल्कुल भी क्रीज पे खड़े नहीं होते थे, बिल्कुल एकदम आउट कर देते थे। तो मतलब अब उनके पास जो था, उनका जो एक्सपीरियंस है एज अ बॉलिंग वाइज, तो वो अब माशाल्लाह पाकिस्तान के कोच है तो उनको चाहिए कि वो एक्सपीरियंस वो अपने बॉलर्स उनके साथ शेयर करें। तो मतलब आप देख लें आपके सामने, वही मैं कह रहा हूँ कि बड़ा अफसोस है मुझे इसमें। और हमारी अभी खाली इस मैच की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे मैचेस हमारे हुए हैं पास्ट में जिसमें हमारे जो बॉलर्स को आखिर में मार पड़े वो भी टेल एंडर से। अगर चलो बैट्समैन ने खेल रहा है अपने स्ट्राइक करते हैं, बैट्समैन बेशक खेल रहा हो, मैं यॉर्कर हमारे कोई बॉलर देख लें आप वहाँ पर आते हैं माशाल्लाह वो टेल एंडर को आखिर में बाउंसर मार रहे हैं और छक्के खा रहे हैं एच पे। तो मतलब टेल एंडर को तो जरूरत क्या बाउंसर मारने की, मतलब आप या तो शो करें या कि बहुत स्पीड है उनको मारने क्या रहता है, मारने का रहता है ना। क्रिकेट ऐसी गेम है कि आपने उसको माइंड से खेलना है और उनकी स्पीड उतनी अच्छी है, उस स्पीड में से वो जाकर करें वहाँ पर तो बड़ा हार्ड है उनको खेलना। सही बात है, मगर वो ये है कि अब शॉर्ट बॉलें मार के शायद अभी तो सारा वकार उसका बनता ना कि वकार उनको इस तरह टीच करें कि उनका यॉर्कर वो अच्छे हों। कोच का काम है कि उनको बताना कि अगर आखिरी ओवर्स हैं तो उस वक्त किस तरह की बॉल करनी है और अगर स्टार्टिंग के ओवर में। लेकिन वहाब रियाज का आपने नाम लिया, मैं ये जानना चाहूँगा कि वहाब रियाज बड़ा आउट क्लास बॉलर है, बहुत ही अच्छा बॉलर है, लेकिन कुछ पिछले 3-4 हम देख रहे हैं कि सीरीज़ में वो उस तरह सामने नहीं आया जिस तरह उनका टैलेंट है। और मेरा अपना ये ख्याल है, पता नहीं ये किस हद तक ठीक है, कि मोहम्मद आमिर के आने के बाद वो कुछ दबाव का शिकार नज़र आते हैं। हो सकता है, मैं तो शायद क्योंकि पहले ऐसा था कि टीम में खाली वही थे, उन्हीं का नाम था मतलब कि वहाब रियाज। शायद मोहम्मद आमिर को उन्होंने इतना मतलब बहुत हाइप क्रिएट कर दी ना क्रिएट, शायद वो प्रेशर में आ गए भाई क्या मोहम्मद आमिर भी आ गया तो कंपटीशन जो है वो थोड़ा टफ हो गया शायद। अब लास्ट T20 में देखेंगे सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का सबसे बेस्ट बॉलर वहाब रियाज है इस टाइम देखा जाए तो। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव पाकिस्तानी टीम में कौन पड़ा? वहाब रियाज। अब जब भी वनडे सीरीज हुई है, इसमें वनडे सीरीज में वहाब रियाज ने ऑल टुगेदर इसमें 18.4 ओवर्स कराए हैं, उनको 118 स्कोर पड़ा है। तो वनडे में भी उन्हें काफ़ी मार पड़ी, मतलब ओवर 6 रन उन्हें रन पड़ा है, उन्हें आउट भी खाली एक किया है। मतलब हत्ता कि देखा जाए वहाँ पर तो हमारे मेन बॉलर वो ऐसे बोल रहे हैं कि आपको हर मैच में आप उनसे उम्मीद करते हैं कि आपको वो कम से कम 3 खिलाड़ी आउट करके देंगे, कम से कम। अगर वो मतलब उनकी जो फॉर्म है ना, मैं देख रहा हूँ कि T20 में भी और स्पेशली वनडे में भी उनकी फॉर्म बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं इस पारी में। ठीक, इसका मतलब है कि वो वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म है। अगर हम बात करें वहाब रियाज के बाद मोहम्मद आमिर आखिरी वनडे में उन्होंने अच्छा बॉल किया, उनके बॉलिंग से पता चल रहा था कि वो ही इज़ अ बैक इन रिदम। तो आप क्या लगता है, क्या मोहम्मद आमिर वापस अपनी लाइन पे आ रहे हैं या फिर? वो अब यही है कि पिछले दिनों उसने ये मैचेस में भी प्रॉब्लम ये थोड़ी हो रही है कि आवाम जो उनकी तरफ उनको काफ़ी बू हो रही है, क्राउड की तरफ से बहुत हो रहा है। तो वो ये कि थोड़ा वो प्रेशर में है। अभी वो मैं कल भी उनको नोट करता था, जब वो बॉल कर रहे थे वो क्रीज से कम 1 फुट पीछे से बॉल कर रहे हैं। अब तक बॉलर का जो पैर है कम से कम क्रीज के ऊपर आना चाहिए, उनका पैर जो है ना, उनका फुट है वो क्रीज से पीछे आ रहा है। शायद मुझे फील हो रहा है कि इस तरह कि अभी वो बहुत प्रेशर में है। मगर प्रेशर आने के बावजूद जिन्होंने वनडे में बॉलिंग कराई है, पहले वनडे में अच्छी कराई, पहले वनडे में 3 आउट किए हैं और कल का जो वनडे हुआ है उसमें उन्होंने 2 आउट किए। मतलब पाकिस्तान के सबसे अच्छे बॉलर रहे हैं ऑल टुगेदर देखा जाए वनडे सीरीज में भी मोहम्मद आमिर रहे हैं। मोहम्मद आमिर ने इस जो सीरीज हुई वनडे सीरीज में इन्होंने किए 17.1 ओवर्स कराए उन्होंने खाली 67 रन दिए हैं जो मोहम्मद आमिर है। मतलब मेरे से इन्होंने बहुत ज़्यादा 4 की औसत से भी कम उन्होंने रन दिए हैं मोहम्मद आमिर ने, और इन्होंने इस 2 वनडे में 5 आउट भी किए। मतलब एक मैच में 3 आउट किए हैं और एक मैच में 2 आउट किए। पाकिस्तान से बेस्ट बॉलर रहे हैं मोहम्मद आमिर रहे हैं इस ओडी गेम में, ओडी सीरीज में। ठीक है, मोहम्मद आमिर साहब से बेस्ट बॉलर रहे हैं। नाज़रीन, हम बात करें क्रिकेट पर, अगर इस दौरान आप हमें फ़ोन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और अपनी राय जो आप देना चाहें वो आप लाइव स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। मोहम्मद हफीज़ को हमने देखा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बैटिंग में बहुत अच्छा रहा है। इस बार लास्ट वनडे में भी उन्होंने अच्छी जो है वो जिम्मेदाराना अगर आप कहें तो इनिंग्स खेली, लेकिन बॉलिंग पे पाबंदी लगने के बाद मोहम्मद हफीज़ ने अपनी बैटिंग को काफ़ी जो है वो
अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान का इस टाइम जो मोहम्मद हफीज़ हैं वो पाकिस्तान एक मेन हथियार बन चुके हैं बैटिंग वाइज। माशाल्लाह आप देख रहे हैं, जो मैंने मतलब आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो बैटिंग लाइन में सबसे अहम किरदार जो मोहम्मद हफीज़ का इस टाइम कर रहे हैं। अब T20 सीजन निकाल रहे हैं, मतलब वो ऐसे प्लेयर बन चुके हैं कि अगर वो एक मैच परफॉर्म नहीं करेंगे तो इतना यकीन है कि वो माशाल्लाह उससे अगले मैच में लाजमी परफॉर्म करेंगे। इस सीरीज़ में अगर 5 वनडे हैं तो उसमें ये उम्मीद है कि वो मतलब 2 से 3 मैच में परफॉर्म करेंगे। और एक रेगुलर ओपनर और एक रेगुलर प्लेयर वही होता है जो टीम का मतलब ज़ाहिर बात है कोई भी दुनिया पे निकालें कोई भी नहीं होगा कि आपको वो तो बहुत लकी हो गया 5 के 5 मैच में वो रन बनाएगा। तो बहुत अच्छा प्लेयर वही होता है, कम से कम एक मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका तो अगले मैच में करेगा। ठीक, हमारे पास एक कॉलर है, देखते हैं कि कौन कहाँ से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? डॉक्टर एजाज जी डॉक्टर साहब कैसे? ये जनाब पीर फैजुल हसन कादरी साहब को माय बेस्ट विशेस फॉर हिज ओपन हार्ट सर्जरी। हम सब उनके लिए दुआ गो हैं और बहुत शुक्रिया। हमारे सरप्रस्त हैं तो हम जी बिल्कुल आप ऑपरेशन के लिए दुआ करते हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। क्रिकेट का मैंने ये दोनों मैच देखे हैं, ये जो वनडे थे, तो आई थिंक इन सेकंड मैच पर्टिकुलरली पाकिस्तान वाज बिट अनलकी, कोई काफी अंपायरिंग फैसले जो हैं पाकिस्तान के खिलाफ गए हैं। तो बट ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा जो न्यूजीलैंड में सीरीज है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कुछ इतनी अच्छी नहीं रही। तो लेट्स होप दे इम्प्रूव इन एशिया कप एंड वर्ल्ड कप, तो काफी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप पीर साहब के लिए भी दुआ गो हैं। आपकी तरह दुनिया भर में जो करोड़ों बसने वाले मुसलमान जो हैं वो पीर साहब के लिए दुआ गो हैं। हम भी पीर साहब के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह जो है वो जल्द अज जल्द पीर साहब को सेहत याब करके वापस हमारे पास इन महफिलों का उसी तरह जो है वो रौनक बना दे। एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कि कौन साहब कहाँ से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं BD3 से बात कर रही हूँ। जी जी, तो इंफॉर्मेशन मिलती है बहुत क्रिकेट के बारे में सईद साहब से। इनका जज्बा देख के नौजवान नस्ल को आगे बढ़ना चाहिए और हमें उम्मीद है कि ऐसे ही नाम रोशन करें हमारी क्रिकेट टीम का। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओवरऑल डॉक्टर साहब ने कहा कि ओवरऑल जो है वो इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं रही। देख लें, वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब टीम मतलब हमारा ये कि हम लोग स्टार्ट बीच में अच्छा करते हैं, जिस हम पहले वनडे की बात करते कि हम लोग स्टार्ट अच्छा कर दिया, मगर प्रॉब्लम है हो रही है हमारा फिनिश अच्छा नहीं हो रहा है। हमेशा हमें ये प्रॉब्लम शुरू से हो रही है। और स्पेशली मतलब ये मैं कहूँगा कि जो सरफराज माद हैं और मतलब वो भी सरफराज अहमद जी सॉरी, तो वो मतलब वो भी बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको बार बार नीचे खिलाई जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं उनको कहने का। अहमद शहजाद जी हैं माशाल्लाह, वो आप देख लें वो उधर ही खेल रहे हैं। अभी इसमें भी हमें चेक करते हैं अहमद शहजाद के बारे में कि उन्होंने 25 रन बनाए 2 वनडे में, तो उनकी फिर भी अभी आप देखें तो मतलब समझ आ रही है अभी तक खेल स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, पाकिस्तान का ओपनर बैट्समैन है। तो मतलब देखें ना, प्लेयर तभी अच्छा लगेगा आपको। ये नहीं कहते उनमें टैलेंट है, ये हम नहीं कहते कि उनमें टैलेंट नहीं है। प्लेयर आपको तभी अच्छा लगेगा जब तक वो परफॉर्म करता रहेगा। जब तक परफॉर्म करेगा दुनिया को अच्छा लगेगा, जो उनके फैन को अच्छा लगता है। जब प्लेयर परफॉर्म नहीं करेगा, जाहिर बात है प्लेयर की इज्जत तब तक कर जब तक वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो मतलब उसके अलावा कोई बात नहीं है। और पहले ये हमारे टेल एंडर है जो है, मतलब ये मैं कह रहा था कि जिस तरह हमारा टेल एंडर है, हमारे टेल एंडर भी बिल्कुल जो हमारी बैटिंग में बिल्कुल नाकाम है। मतलब बिल्कुल देखा कि लास्ट 5 ओवर में पाकिस्तान की विकेटें किस तरह उड़ी हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि सरफराज नवाज बेचारे वो भाग रहे हैं, सिंगल ले रहे हैं, डबल ले रहे हैं, सरफराज अहमद। तो मतलब हमारा कोई भी टैलेंट ने उनका साथ नहीं दिया किसी तरीके से। अब वहाब रियाज आए हैं, क्रीज पे खड़े हैं, वो भी उन्होंने 10 स्कोर बना के आउट हो गए। फिर आमिर आए हैं, आमिर भी 2-3 बॉलों के बाद आउट हो गए। राहत अली आए हैं, वो भी 0 रन बना के आउट हो गए। मतलब सरफराज अहमद को ये लोग या तो उनको चांस भी नीचे दे रहे हैं। मेरा हाथ चाहिए कि उनको ट्राई जो है ना, जो टॉप 2-3 बैट्समैन उधर उनको ट्राई करना चाहिए। जहाँ पे अहमद शहजाद को चांस दे रहे थे अरसे से एज ओपनर, तो वहाँ पे सरफराज अहमद को भी अब चांस देकर देख लें, क्या पता पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन हो, मतलब अच्छा जी जी अच्छा ओपनर मिल जाए। बिल्कुल ये है ना कि मतलब तजर्बा करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके जो मेन बैट्समैन शहजाद अहमद परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और काफ़ी अब हमने पहले भी उनके निकाले परफॉर्म T20 में उनकी कारकर्दगी बिल्कुल भी नहीं। वनडे में फिर भी उनकी ओके थी, मगर इस सीरीज में उन्होंने खास वनडे में भी कोई नहीं किया। या मुझे शायद है अल्लाह खैर अगर उनकी थोड़ी बैड लक भी है, उन्होंने जो शॉट्स मारी हुई है ना, ज़्यादातर वो शॉट्स इतने हद तक इतनी बुरी नहीं थी, वो सीधा हाथ में कैच भी चले गए हैं। तो उनकी इस तरफ से थोड़ी उनकी बैड लग रही है। शॉट अच्छी थी लेकिन बदकिस्मती ये है कि जहाँ पे भी वो शॉट खेलते हैं वहाँ पे फील्डर होता है, वहाँ पे जाके कैच हो जाता है। और स्पेशली हम मोहम्मद हफीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो मोहम्मद हफीज़ इस सीरीज में बहुत अच्छा खेले हैं और मतलब उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उन्होंने एक जो फर्स्ट ओडी मैच था उसमें उन्होंने 42 रन बनाए और सेकंड में उन्होंने 76 बनाए हैं। और यहाँ पे हम इस चीज़ को नहीं बोलते कि हमारे जो लास्ट जितने भी हमारे पाकिस्तान टीम में जो प्लेयर्स वगैरह आए हैं, इसमें बाबर आजम जो हैं,
ये मुझे लग रहा है कि हमें एक की प्लेयर मिल गया है, मतलब हमारे जो तजर्बा करने के पाकिस्तान में जो नए प्लेयर उन्होंने चांस दिया है, उनको तजर्बा करने में ये फ़ायदा होगा कि बाबर आजम जैसा हमें प्लेयर मिला है और उन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और मतलब बड़ा अच्छा इस सीरीज़ में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उन्होंने एक जो फर्स्ट गेम है उसमें उन्होंने 62 रन बनाए हैं और जो दूसरी गेम उसमें उन्होंने 83 रन बनाए हैं, मतलब ऑल टुगेदर उन्होंने 2 मैचों में 145 रन बनाए हैं। तो मतलब इस सीरीज़ में ओडी डिजाइन खिलाफ सीरीज़ थी बड़ा अच्छा परफॉर्म करें, मतलब लुकबाज एक पॉजिटिव प्लेयर है, मतलब वो ऐसे प्लेयर हैं कि वो अपने प्रेशर नहीं लेते हैं, जब उन्होंने शॉट मारनी है तो वो शॉट मार देंगे, उनको तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और मतलब पहले हफीज़ की माशाल्लाह बड़ी परफॉर्म है, मतलब प्लेयर ऐसा होना चाहिए कि जिसका प्रेशर ना है, जो स्ट्राइक लेकर चलता रहे। अब वही मैं देख रहा था कि जिसमें हमारे अजहर अली कप्तान है, मतलब वो थोड़ा लकी रहे। अब वो उनका मैंने कहा स्ट्राइक रेट जो उन्होंने खेला है 2 गेम में, उन्होंने खास परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने भी खाली 19 रन बनाए हैं 2 गेम में, उन्होंने उसके लिए 35 बॉल्स खेली हैं, मतलब 35 बॉल, मतलब ओपनर। अब यही फ़र्क है, जो उनके ओपनर हैं वो जो है मतलब तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं, हमारे ओपनर जो है 25-30 बॉल खेल लेते हैं तो माशाल्लाह ताला वो फिर आउट हो जाते हैं। मतलब ये ये होता है कि या तो अगर आपने जाने की जल्दी होती है ना वापस पवेलियन में, या तो ये इनका ना कि अब 25-30 बॉल वेस्ट कर देते हैं और जो अगला प्लेयर है उसका मतलब एवरेज डाउन हो जाती है रन बनने की, तो वो अगला जो नया आता है उस पर प्रेशर ऑटोमेटिक पड़ जाता है। मतलब उन्होंने भी ये कहा था कि उन्होंने भी कोई खास मतलब रन नहीं बनाए, मतलब ना उन्होंने बहुत स्ट्राइक रेट उनका बहुत कम था इस सीरीज़ में। और एमएच साथ हैं वो तो मैं से पहले शायद उनके लिए अनलकी, वो उनका भी स्ट्राइक रेट में बहुत कम था। मतलब एक ओपनर ऐसा है जो मतलब टीम को लीड करता है और मतलब टीम को एक जो प्रेशर निकालते हैं। जब भी देखें ना ओपनर परफॉर्म करेगा तो ऑटोमेटिक आपका मिडिल ऑर्डर भी परफॉर्म करेगा, आपके मतलब टेल एंडर भी परफॉर्म कर उस टाइम जब अच्छा स्टार्ट होगा तो फिर भी अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस उस वक्त जो है वो आया होता है। एक कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कि कौन कहाँ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हमने तो पूरा शौकीरा निकाल दिया क्रिकेट देखने के लिए, मगर इन्होंने कुछ नहीं किया। और यहाँ जो है तो स्पिन बॉल कामयाब थे, मगर इनके पास स्पिनर खत्म हो गए थे मेरा ख्याल है। इन्होंने बॉल पे बहुत जोर लगाया मगर नहीं, अजहर भाई इनके पास स्पिनर खत्म नहीं हुआ है, ये स्पिनर लेके आते हैं लेकिन उस पर पाबंदी लग जाती है। पाबंदी तो लगती है मगर उसके लिए कुछ इनको भी चाहिए ना कि हमको क्यों आप लोग सेटअप कर रहे हैं, हर बॉलर हमारा सेटअप कर रहे हैं, इनको बात करनी चाहिए। ठीक है अजहर भाई। वाकई उन्होंने जो बात अजहर भाई ने की कि स्पिनर्स का अगर था तो अच्छे स्पिनर स्पेशलिस्ट स्पिनर लेके जाते साथ। अब उन्होंने इमाद वसीम सीरीज में खिलाया, इमाद वसीम खेले, पहला ओडी गेम भी खेले हैं। उनका प्रॉब्लम यही था शुरू में भी, जो एक्सपर्ट बाकी से मैंने सुना एक्सपर्ट जो थे हमारे क्रिकेट जो हैं उन्होंने भी यही कहा कि हम इमाद वसीम का प्रॉब्लम ये है कि उनका जो बॉल है वो ब्रेक नहीं होता है, तो बॉल करते थे उनका बॉल इन आ रहा है। जब शुरू में ज़्यादा कामयाब रहे हैं, नए आए थे उस टाइम, तो बैट्समैन का ये था कि वो उनको शक होता था कि इनका बॉल पड़ के ब्रेक होगा, तो मतलब उनका ब्रेक की जगह उनका बॉल अंदर आता है पड़ के। मतलब ऐसे स्पिनर है जिनका बॉल ब्रेक नहीं होता, स्किट होता है और अंदर आता है। तो उनको ये है कि अगर वो स्पिनर लाइन उनकी अच्छी है, मगर ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे जब आप एक बेशक लाइन में बॉल करते रहेंगे, मगर अगर बॉल में ब्रेक नहीं है, स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी। आने वाले टाइम पे ये है कि अगर वो अपनी बॉल में ब्रेक इंप्रूव करते हैं, उनका बॉल ब्रेक होना शुरू हो गया तो उनके लिए अच्छा होगा। अगर वो नहीं कर सकेंगे तो मैं तो उनकी क्रिकेट में ज़्यादा लंबी लाइफ नहीं है। क्या समझते हैं कि स्पिनर्स अटैक जो है वो सईद अजमल के बाद लगा कि वो गैप फिल होने वाला है यासिर शाह की सूरत में, लेकिन यासिर शाह पे भी पाबंदी लगी। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का स्पिनर्स अटैक जो वर्ल्ड क्लास अटैक था वैसा नहीं रहा? नहीं, अब तो स्पिनर में राय कोई नहीं। पाकिस्तान की टीम देना यासिर शाह थे, वो इस तरह माशाल्लाह परफॉर्म कर रहे थे, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वो। अब यही हमारा मसला है, जो हमारा प्लेयर अच्छा बनता है, मतलब अच्छा इंप्रूव करता है, इंटरनेशनल लेवल उसका नाम बनता है, तो बेचारा हमेशा पाबंदी का शिकार हुए थे। ये हमारा मतलब मैं अब इस टाइम अगर हमारी टीम ने कहा जाए तो मैं तो कोई खास स्पिनर नहीं। अब देखें ना अजहर अली जो हैं, अब वो स्पिनर बन गए में से आजकल वही बॉलिंग कर रहे हैं। लास्ट मैच में मतलब सेकंड वनडे में इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की उन्होंने, आई थिंक में से 2 से 3 और 2 में से आउट भी किए हैं 2 प्लेयर में से, तो मतलब उन्होंने बॉलिंग इतनी बुरी नहीं की। और वो भी लेग स्पिनर करते हैं अजहर अली। अगर ये है कि वो एज अ पार्ट टाइम बॉलर है ना, बाबू देखा पार्ट टाइम में शुएब मलिक हैं, वो भी पार्ट है। मैं इन्हें चाहिए कि शुएब मलिक जो है ना उन्हें ज़रा जोर डालेंगे, अपनी बॉलिंग में जोर डालेंगे। शुएब मलिक ऐसे बॉलर हैं कि वो अच्छा बॉल कर सकते हैं, तो मतलब उन्हें चाहिए कि, और उनके अलावा मैं देखा है स्पिनर पाकिस्तान में इस टाइम में कोई खास नजर नहीं आ रहा है। लास्ट 2 मिनट है हमारे पास, कोई पैगाम?
पैगाम ये है कि अभी हमारी PSL स्टार्ट हो रही है, सो चलो 3 फरवरी स्टार्ट हो रही है। तो यही मैं कहूँगा कि हमारी जो आवाम है, हमारे जो पाकिस्तानी क्रिकेट के शौकीन हैं, उनसे ये कहूँगा कि जो PSL है उनको ज़्यादा मैचेस देखें, अपने जो प्लेयर्स हैं उनको सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस चीज़ के जो ये PSL लीग हो रही है इसके ज़रिए से पाकिस्तान जो क्रिकेट है वो और इम्प्रूव होगी इंशाल्लाह इन फ्यूचर। तो इंशाल्लाह यही है कि अब सब दुआ करें उनके लिए कि ये लीग अच्छी और सक्सेसफुल हो, और इंशाल्लाह अपकमिंग ईयर्स जो है ये लीग इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी आ जाएगी इंशाल्लाह। ये हमारे मुल्क के लिए और हमारे मुल्क के क्रिकेट के लिए काफ़ी अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। PSL को सपोर्ट करना चाहिए बेसिकली। जी ठीक है, बिल्कुल नाजरीन, PSL को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि PSL ही हो सकता है कि एक वजह बने पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी की। नाजरीन, हमने आज बात की थर में जो बच्चे भूख से मरे उनका ज़िम्मेदार कौन है, और जो लोग उनकी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे यकीनन एक ना एक दिन उन्हें इसका जो है वो जवाब देना पड़ेगा, और अमीर शहर को यकीनन जवाबदेह होना पड़ेगा। क्योंकि गरीब की ताकत जो है, जब गरीब उठता है तो वो उसकी ताकत के सामने जो है वो कोई नहीं खड़ा हो सकता। ट्यूनिस में अगर सिर्फ एक रेडी बांध के जलाए जाने के बाद उसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा जा सकता है, तो यकीनन सिंध में जो सैकड़ों बच्चे जो हैं वो भूख और प्यास से जो हैं वो मरे, उनको अरबाब इख्तियार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, और कहा गया कि ये खुदाई आफत की वजह से ऐसा हुआ है। सोचने का मुकाम है सबके लिए। आपने प्रोग्राम देखा, आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अपने फीडबैक से जो है वो ज़रूर नवाजिएगा, और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगले इतवार। और सब दोस्तों से ये इल्तिजा है कि पीर साहब की सेहत याबी के लिए जो है वो दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहत याब करे, और एक बार फिर हमारे दरमियान वो इसी तरह हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है वो हमारे दरमियान हो। अपने मेज़बान हाफ़िज़ अदीम मुश्ताक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना। तिब और सेहत, शिफा मिन जानिब अल्लाह। तंदुरुस्ती हजार नेमत है। अच्छी सेहत के लिए हमेशा तिब्बी तरीका इलाज अपनाइए। UK, अमेरिका और कनाडा के मशहूर आलमी शोहरत याफ्ता 7 पश्तों से माहिर खानदानी मालिज अलहाज हकीम सैयद शफकत अली शाह, माहिर इमराज देरी नौ पेचीदा, अरसा दराज से आपकी खिदमत में मसरूफ हैं। राब्ते के लिए अभी कॉल की 0044-7984-229845। मज़ीद मालूमात हमारी वेबसाइट से हासिल कीजिए www.herbalites.net। हकीम साहब की खिदमत अब UK के मुख्तलिफ शहरों में साउथ हॉल लंदन, बरोज हफ्ता, बर्मिंगम, स्पारब्रुक, बरोज पीर, मैनचेस्टर, मंगल बुध और जुमरात। मिलने से पहले अपॉइंटमेंट जरूर बुक करवाएं। आइए वाटर 150 कैंपेन में इस्लामिक हेल्प का हिस्सा बनिए और पाकिस्तान, बांग्लादेश या बर्मा में सिर्फ एक हैंडपंप लगाकर रोजाना 50 से ज्यादा अफराद को साफ पानी मुहैया करने में हमारा साथ दें, वो भी सिर्फ 150 पाउंड से। हैंडपंप लगने के बाद आपको उसकी मुकम्मल मालूमात फराहम की जाएगी। आज ही राब्ता करें फोन 0121-446-5682 या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.islamichelp.org.uk। घर के वो बच्चे जिन्हें ग़िज़ाई किल्लत के सबब मौत निगलती जा रही है, घर की वो माएँ जिनके पास बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं। आइए अपने बच्चों के सदके एक माँ और एक बच्चे के लिए माहाना 50 पाउंड देकर दूध
खुराक और अद्वियात का बंदोबस्त कीजिए और थर के मरते हुए बच्चों को जिंदगी की नवीद सुनाइए। As-Sirat presents Islamic Leadership Course developed by Hazrat Sultan Bahu Trust. Are you interested in becoming a future leader of the Muslim community? The course content ranges from fiqh, aqeedah, Arabic, tazkiyah, tarbiyah and hadith. The leadership course is taught by specialist teachers who dedicate their skills in providing students with the best possible education. Enroll now and find out how you can be inspired and how to inspire others. Contact us on 0121 440 4096 or visit us on www.bahutrust.org.uk. अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट ने पाकिस्तान में गरीब, नादार और यतीम बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम का बंदोबस्त कर रखा है। अलहिरा गर्ल्स कम्युनिटी कॉलेज, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर समेत पाकिस्तान और कश्मीर में 20 इदारे न सिर्फ बच्चियों को जेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं, बल्कि उनकी खुराक और रिहाइश का बंदोबस्त भी ट्रस्ट कर रहा है। हज़ारों बच्चियाँ इन इदारों से फैज़याब हो रही हैं और बोर्ड और यूनिवर्सिटी के इम्तहानात में नुमाया पोजीशन हासिल कर रही हैं। आइए अपनी बच्चियों को जेवर तालीम से आरास्ता करें और मुस्तकबिल की बेहतर माएँ बनाएं। आप अपनी ज़कात, फितराना, फिदिया और कुफारे से इन बच्चियों को माहाना 30 पाउंड या सालाना 360 पाउंड अदा करके स्पॉन्सर कर सकते हैं। अभी डोनेशन हॉटलाइन 0121 440 4096 पर कॉल करें या अपनी अमानतें डायरेक्ट बैंक में भी जमा करा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर